नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हड़ताल पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार का फरमान, प्रदर्शन, बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक की तो कटेगा वेतन और दर्ज होगा मामला। सीएम बोले, बिना छुट्टी के आंदोलन में शामिल होना उचित नहीं। हड़ताल को लेकर सरकार के फरमान पर विपक्ष हुआ लाल। विधानसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, कर्मचारी विरोधी है जयराम सरकार। कौल सिंह ठाकुर ने भी दी नसीहत। विधानसभा में अपराध को लेकर पूछे गए विपक्ष के सवाल पर कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया को आया गुस्सा। कहा, अपराधी अपराध करने के लिए हमसे पर्ची लेकर नहीं जाते। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के छात्रों को वापस लाने के लिए परिवारों की सरकार से मांग। जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। बच्चों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश में हड़ताल और प्रदर्शन कर रही कर्मचारियों के लिए एक सख्त फरमान जारी किया है। वहीं विपक्ष के विरोध को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजनीतिक करार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और विपक्ष को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो खुलेआम हर कहीं हर कुछ बोलना शुरू कर दे सरकार के खिलाफ। वो सरकार के कर्मचारी नियमों के अनुसार अपनी बात जहां कहनी है उनको वो कहें। उनका कोई सुझाव है, आग्रह है, कोई इश्यू है जहां पर उनके जो है वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं जिस मुद्दे पर, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद छुट्टी पर भी नहीं है, तो वो स्थिति मुझे लगता है कि उचित नहीं है और ये आदत का हिस्सा नहीं भी बनना चाहिए। ये भी बड़ा स्पष्ट है कि खासतौर से जो कर्मचारी अगर हैं, तो आज हमने ये व्यवस्था की, ऐसा नहीं है, यहाँ से पहले एक बार नहीं अनेक बार लागू हुई है। और जब पूर्व सरकार के दौरान तो आपको मालूम आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया है। ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। लोगों की मौत हुई आंदोलन के दौरान, लोग घायल हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम उनको यही कह रहे हैं, आप शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात कहिए, लेकिन किसी राजनीतिक दल पर भरोसा करके उनकी बात को, उनके एजेंडे को लेकर के आप चलते रहिए, ये नहीं हो सकता है। और अपनी बात कहने का अधिकार आपको है तो आप हमारे सामने उस बात को कहें, लेकिन आंदोलन के रूप में राजनीतिक दृष्टि से किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। विपक्ष के बारे में कुछ विपक्ष बिना सोचे समझे किया जा रहा है और वहां पर सोच समझ वाला आदमी कोई रहा नहीं है आज की तारीख में, और इसलिए राजनीतिक मफाद के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। ये सारी चीजें उनके क्रिएट की हुई है और ऐसे में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर्मचारियों के लिए, ये आपके हित में नहीं है कि कुछ नेताओं के कहने पर आप आंदोलन शुरू कर दें, तो उस आंदोलन की स्वीकार्यता नहीं होगी। हड़ताल पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है, जिसका आज विधानसभा में विपक्ष ने जमकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को कर्मचारी विरोधी करार दिया। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ 3 पन्ने की नोटिफिकेशन निकाल दी कि आप जो है प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आप जो है घेराव नहीं कर सकते, आपको कोई भी जो है लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आपको कोई भी बातचीत करने का अधिकार नहीं है। ये सरकार का फैसला तानाशाही से भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी बहुत अनुशासित कर्मचारी है। हमने कल भी कहा था कि जयराम सरकार कर्मचारी को डराने का काम कर रही है, धमकाने का काम कर रही है। पहले उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा था, आज उन्होंने बकायदा जो है 3 पेज का पत्र जारी करके कर्मचारियों को ललकारा है। ये कर्मचारी विरोधी लोग हैं। इन्होंने पहले भी जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पे
पे हाथ डाला था, नो वर्क नो पे वाली बातें की थी, और जो है पंजाब से जो है फोर्स मंगा के ब्लैक कैट कमांडो हमारे कर्मचारियों को पिटवाया था। इनकी पृष्ठभूमि जो है कर्मचारी विरोधी है। आज जब कर्मचारी अपने हकों की मांग के लिए कोई बाहर प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोई धरना दे रहे हैं, या कोई जो है सरकार से बातचीत करना चाह रहे हैं या विपक्ष से बातचीत करना चाह रहे हैं, उनको डराया जा रहा है। और आज भी जो है जब हाउस चल रहा है उसी समय ये अधिसूचना आई है कि सरकार ने ये जो है नई इंस्ट्रक्शन जारी कर दी और कर्मचारियों को कुछ नहीं करने दिया जाएगा। हम इसके विरोधी हैं। हम सरकार से कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों का अधिकार है और ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू करें, और डराने से कुछ नहीं होगा। और कर्मचारियों से भी हम कहना चाहते हैं, इनसे डरने की बात नहीं है। ये 6 महीने में इनकी विदाई है, ये जाने वाले लोग हैं और इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं और इसीलिए जो है ये ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए ये मसला इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जो कर्मचारियों को जो है वेतन आयोग के तहत जो है पैसे मिलने हैं, जो उनकी विसंगतियां तय होनी हैं, ठीक करना है। जो राइडर लगाए जा रहे हैं खास तौर पे, वो जो मसला कर्मचारी उठा रहे हैं, किसी भी कर्मचारी को इसके लागू करने से नुकसान नहीं होना चाहिए। एनोमलीज जो है उनकी दूर होनी चाहिए। और जो है हमारे जो ये कर्मचारी हैं जो बाहर ये जिनकी मृत्यु हो गई और उनके बच्चे करुणामूलक आधार पे जो है 200 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत अहम मसला है और आउटसोर्स का मसला। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए सरकार के फरमान को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है, जिसको लेकर हिमाचल के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत दी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत दी कि वे कर्मचारियों को आंदोलन करने की धमकी न दें। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। साथ ही कौल सिंह ठाकुर ने पुरानी पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे ही प्रदेश में दिसंबर महीने में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाल करेगी और इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से कर दी है। आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारियों को आंदोलन करने की ना करने की सलाह दी है और साथ में ये भी कहा कि अगर जो आंदोलन करेंगे तो सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। मैं समझता हूँ कर्मचारी और अधिकारी हमारे हिमाचल प्रदेश में इनका बहुत योगदान रहा है हिमाचल के विकास में, और लगभग हर परिवार से एक कर्मचारी जो है सरकारी नौकरी में है। तो मुख्यमंत्री को मैं सलाह दूंगा तो ऐसी धमकी ना दें, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। और हिंदुस्तान को आज़ादी भी आंदोलन के तहत ही मिली है, जबकि महात्मा गांधी ने कई आंदोलन इस देश के अंदर किए और उसकी वजह से ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। विधानसभा में अपराध को लेकर पूछे गए सवाल पर वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। आपको बता दें कि सरकार पर लगाए गए विपक्ष के आरोपों को लेकर मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कोई भी अपराधी किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता। उन्होंने विपक्ष को अपराध को राजनीति से दूर रखने की नसीहत भी दी। और आपने जिस तरीके से हर फैक्ट एंड फिगरों को, जयराम जी आपकी सरकार में इतने रेप हो गए, इतने मर्डर हो गए, 17 में इतने हो गए, 18 में इतने हो गए, 19 में इतने हो गए, 21 में इतने हो गए। कमाल है, आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वो रेप करने के लिए हमारी पर्ची लेके जाता। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? दिस कैन नेवर बी कंपेयर्ड। ए क्रिमिनल डजंट बिलोंग टू एनीबॉडी। मुकेश जी, लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दिस। अ क्रिमिनल डज नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल सेटअप। नो, डोंट ब्लेम। दिस इज अ वेरी लो थॉट कि हम आपके क्राइम को भी जो है वो एक राजनीतिक भाषण में लेकर आए। आप मत बोलिए विक्रम जी, मैं आप पे भी आ रहा हूं। 2 मिनट ठहर जाओ, आए मैं आप पे भी आया।
रूस और यूक्रेन में शुरू हुए युद्ध को लेकर अब भारत में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि उनके बच्चे और परिजन वहां पर फंसे हुए हैं। आपको बताते चले कि यूक्रेन में चंबा जिले के भी युवा MBBA की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। ऐसे में अब परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि परिवार वाले अपने बच्चों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि बच्चों की वापसी कब होगी। इसी को लेकर परिवार वालों ने जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को यूक्रेन से रेस्क्यू किया जाए। मेरा चाचा जी का लड़का ध्रुव नरियाल, जो हाल ही में 3 महीने हुए हैं, वो यूक्रेन MBBS करने के लिए गया है। लेकिन वहाँ के माहौल जो है आज काफ़ी ख़राब हो चुका है। लगातार हम उसके संपर्क में हैं, उसके साथ हमारी WhatsApp कॉलिंग हो रही है। और हमारी कल हमने अपने जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उनसे भी कॉल करके हमने बात की थी। कल नड्डा जी के PA से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने हमें जो वहाँ के जो इमरजेंसी नंबर हैं जो हमें सेंड किए थे, और हमने बच्चों को वो आगे नंबर सेंड कर दिए और ईमेल ID भी सेंड कर दी है। उसके बाद बच्चों की MSc से बात हो रही है। और आज अभी 10 मिनट पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ये बोल दिया कि अपना सामान पैक रखो, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं वहाँ से पोलैंड की जो बॉर्डर है वो मात्र 25 किलोमीटर है। और एम्बेसी द्वारा ये बोला गया है कि आप अपने सामान, जो ज़रूरी सामान, उसको पैक रखो। और हमारे कुछ अधिकारी जो हैं कुछ ही समय में आपके पास पहुंचेंगे और आपको वहां से सेफ निकाल करके पोलैंड पहुंचा देंगे। और पोलैंड के बाद आगे क्या वो करते हैं उसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वहाँ पे अभी सेफ़ हैं। नरियाल की मदर हूँ और हमारा बेटा जो है वो यूक्रेन में MBBS करने के लिए गया है। तो वहाँ के हालात ऐसे हो गए। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो हमारे बच्चों को सेफ़ जो है वो इंडिया पहुँचाए। जी, बच्चों से तो बात हो रही है, अभी हमारी बच्चे सेफ़ हैं हमारे। हमने कुछ समय पहले एक सूचना पुलिस के माध्यम से कलेक्ट की थी, जिसमें 11 बच्चों की डिटेल हमारे पास थी। और उसमें ये हमें पता लगा था कि 11 बच्चे चंबा जिला के यूक्रेन में। और अभी कल भी हमें कुछ पेरेंट्स आके मिले थे और उन्होंने 7 बच्चों की लिस्ट हमें दी है। तो हमने दोनों लिस्टें जो है सरकार के भेज दी हैं, ताकि उनकी जो हर संभव सहायता है वो की जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर अब हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है। वहीं मंडी जिला में भी परिजनों ने प्रशासन से अपने बच्चों को जल्द से जल्द दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के महादेव के रहने वाले पूर्व सैनिक कृष्ण चंद का बेटा रोहित कुमार भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। रोहित यूक्रेन के विनीशिया में दूसरे सेमेस्टर के MBBS की पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में वहां के हालातों को देखते हुए परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से यूक्रेन में फंसे सभी बच्चों को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की अपील की है। मेरा बेटा दिसंबर महीने 7 तारीख को यूक्रेन में गया, MBBS करने के लिए यूक्रेन में गया। लेकिन अब जैसे जैसे उसने 1-2 महीने लगाए तो वहाँ पे कुछ युद्ध के हालात शुरू हो गए थे। तो मैंने अपने बेटे को पूछा कि बेटा कैसे हालात हैं, तो उसने बोला कि पापा अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही आजकल जैसे चला हुआ है, 2-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि टीवी में देख रहे हैं, मीडिया के द्वारा देख रहे हैं कि वहाँ पे हालात बहुत बदतर हो गए हैं। तो मैं भारत सरकार से और अपनी गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश से यह अनुरोध करता हूँ कि मेरे बच्चे को अति शीघ्र वहाँ से निकाला जाए। बच्चे को लाने के लिए हमने उसके टिकट वगैरह कंफर्म कर ली, उसके लिए पैसा भेज दिया था। लेकिन वहाँ पे जैसे ही कल जो एयरवेज बंद हुआ, उसके वजह से जो है उनकी फ़्लाइट वगैरह वो रद्द हो चुकी है। अब उनका आने का कोई भी जरिया नहीं है। बेटा बताता है कि वहाँ पे खाने के लिए जो है काफ़ी लंबी कतारें लोग वहाँ पे राशन लेने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे जो है अभी राशन भी उनमें बहुत कम रह गया है। तो इसलिए उनको वो मुश्किल से तकरीबन 4-5 दिन का राशन लेकर के आए हैं। और वो बोलते हैं कि काफ़ी हालात, जैसे ATM में वहाँ पे पैसा नहीं निकल रहा है, तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम शिमला ने अपने वार्षिक बजट 2022 और 23 को पेश किया। आपको बता दें कि मेयर सत्या कौंडल ने अपने कार्यालय का अंतिम बजट पेश किया। ये बजट 224.19 करोड़ रुपए का है और पिछले साल की तुलना में करीब 2 करोड़ रुपए अधिक है।
चुनावी साल को देखते हुए नगर निगम की ओर से कोई भी नया कर शहर की जनता पर नहीं लगाया गया है। इस बजट में भी पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया है। वहीं निगम के बजट से कांग्रेस पार्षद नाराज नजर आए। उन्होंने बजट को लेकर जहां सवाल उठाए, वहीं निगम बजट को कट कॉपी पेस्ट बताया। जनता है उनकी भी इसमें राय ली गई थी और माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी है उनकी भी राय ली गई थी और जो हमारे अनुज जी है, विक्रमादित्य जी है, जो यहाँ के हाउस के मेंबर भी है, उनसे भी इस बजट की राय ली गई थी। और तो मैं समझूँ कि जो बजट हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बजट शिमला शहर को दिया है। जो जो शिमला शहर की डिमांड थी और ये सारी डिमांडें जो है इस बजट में ली गई है। मैं तो सबसे पहले तो मैं जो केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल सरकार हमारी जो जयराम ठाकुर जी की सरकार है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अमृत के तहत उन्होंने हमारे को शिमला शहर के लिए पैसा दिया और उसके बाद जो स्मार्ट सिटी के लिए पैसा दिया। आज जितना भी शिमला शहर की जो भी डिमांडें थी वो अधिकतर 80% डिमांडें जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और स्मार्ट सिटी और अमृत के तहत जो है पूरी हो चुकी है। जैसे कि लोगों की मांग थी कि पूरे शिमला वार्डों में जो है एम्बुलेंस रोड होने चाहिए और पार्किंग की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए जिम होने चाहिए, ओपन पार्क होने चाहिए और लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अमृत के तहत और स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर में जहाँ जहाँ हमें जगह उपलब्ध हुई है हमने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है शिमला जनता के लिए। और इस जी बिल्कुल डेफिनेटली पिछले वर्ष की भांति ये जो बजट भी है इसमें आम आदमी की कुछ भी नहीं दिखाई गया। और जो इन्होंने जिस तरह बता रही हैं वहाँ पर मैम ने जिसने बताया कि स्मार्ट सिटी का पैसा किस तरह हमने यूज़ किया, तो वो पैसे का यूज़ नहीं किया, उन्होंने अपना मिस यूज़ किया है उस पैसे का। क्योंकि अगर जो हम देखते हैं, अगर जो आप IGMC और संजौली का जो मार्ग है उस पर 25 करोड़ रुपए का लगभग लोहा लगा दिया गया, जिसका आम पब्लिक का जिसको कोई फ़ायदा नहीं है। जो रोड है वो अगर उसको चौड़ा किया जाता तो गाड़ियाँ भी वहाँ से क्रॉस करती और भी फ़ायदे होते। लेकिन ऐसी कई बातें हैं, ये जो पैसा है अधिकतर जो पैसा है संजौली की तरफ यूज़ किया गया है, बाकी किसी भी वार्ड में इसको कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आंकड़ों का माया जाल है और आम पब्लिक में इसलिए कुछ नहीं है, ना हेल्थ के लिए है। अगर आप देखें व्यापारियों की जो स्मार्ट सिटी के दौरान दुकानें बनाई गई हैं वो भी पैसे का दुरुपयोग किया गया है। बाजार के टॉयलेट्स को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है, जो कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। कहीं ना कहीं ये विज़न की कमी है। मुझे लगता है कि जब आप किसी बड़ी कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको उसकी उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। और पिछले ही बजट का एक कट कॉपी पेस्ट है जो मुझे जी बिल्कुल डेफिनेटली कूड़े का ना केवल व्यापारियों के लिए, आम जनता को भी काफ़ी उम्मीदें थी। क्योंकि कोरोना के समय में चाहे व्यापारी था हर वक्त अपने घर पर बैठा और कूड़ा भी उतना नहीं निकला। लेकिन जब हमने यहाँ पे पिछली बार भी सरकार को माननीय हाउस में भी हमने अपना ये प्रश्न रखा था, तो उन्होंने कहा था कि आपकी मांग जो है सरकार के समक्ष रखी जाएगी। हमें काफ़ी उम्मीद थी कि बजट में इसको लेके कुछ ना कुछ किया जाएगा, ना कूड़े। इसके अधिक अगर बात करते हैं हम पानी की भी, पानी को अगर बेशक प्राइवेटाइज कर दिया गया, लेकिन जो इसका बोझ है आम जनता को वो जो जवाबदेही है नगर निगम की है, क्योंकि 51% शेयर उसमें हमारा भी है। तो लोग पार्षदों को पकड़ते हैं, उस पर भी कुछ नहीं। अगर आप देखें पानी के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और लोग इसमें भी काफ़ी परेशान हैं। तो ऐसी भी कोई भी बात जो जब जनता से जुड़ी हुई है उसमें इसमें कुछ भी नहीं लिया गया। मुझे लगता है बिल्कुल ये गुमराह किया गया है और इसका जवाब जो है आने वाले समय पब्लिक जो है चुनावों में देगी। नगर निगम धर्मशाला में भी आज वार्षिक बजट पेश किया गया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बजट में 14% की बढ़ोतरी की गई। पिछले साल जहां 112 करोड़ 94 लाख बजट था, वहीं इस बार 128 करोड़ 95 लाख बजट पेश किया गया। नगर निगम का वार्षिक बजट पेश करने से पहले पूर्व मेयर सिटिंग प्लान को लेकर नाराज नजर आए। नगर निगम का बजट पेश करने के बाद NOC की मांग को लेकर खूब बवाल हुआ, जिसमें डिप्टी मेयर सर्वचंद गोलोटिया व कांग्रेस पार्षद ने इसको लेकर खूब हल्ला किया और आमने सामने भी हुए। वहीं मेयर ओंकार नेहरिया ने इस मसले को शांत करवाया और चर्चा फिर से शुरू की गई। नगर निगम बनने के बाद धर्मशाला का आज पहली बार बजट पास हुआ है, जो कि पिछली बार 113 करोड़ था और इस बार बढ़ा के 129 करोड़ जो है वो बढ़ा दिया है। जो रेगुलेटरी कमीशन ने 2022 जनवरी में जो ऑर्डर पास किए कि बिना जो बिजली के मीटर है वो बिना किसी और डॉक्यूमेंट के, बिना NOC के बिजली विभाग जो वो लगा देगा, जिसमें सिर्फ पर्चा और जो टेस्ट रिपोर्ट होती है उसके बिहाफ पे।
लेकिन अभी पिछले कुछ एक हफ्ते में पहले इन्होंने मीटर लगा दिए बिना एनओसी के, लेकिन विभाग ने फिर इसको रोक दिया है, शायद इसको रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा प्रस्ताव था आज की धर्मशाला में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लोग एनओसी के लिए आते हैं उनको बहुत परेशान होना पड़ता है, तो मैंने आज प्रपोज ये किया कि जो रेगुलेटरी कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है उसको सरकार को लिखा जाए कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। धर्मशाला में होने वाले T20 मैच को लेकर भारत और श्रीलंका की टीमें धर्मशाला पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि धर्मशाला में श्रीलंका के खिलाफ 26 और 27 फरवरी को होने वाले T20 मैच के लिए टीम इंडिया निर्धारित समय के करीब सवा घंटे देरी से गग्गल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची। कोविड नियमों व सुरक्षा कारणों की वजह से टीम के नजदीक जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं टीम को 5 बसों के माध्यम से हवाई अड्डे से होटल ले जाया गया। इससे पहले श्रीलंका की टीम दोपहर को गग्गल हवाई अड्डे पहुंच गई है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ी कांगड़ा स्थित गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि शाम तक दोनों टीमें अभ्यास करने के लिए मैदान में उतरेंगी। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।